चलो स्टार्ट करते हैं गैसियस एक्सचेंज के एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द एल्विलाई इन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ एल्विलाई को रेफर कर रहे हैं? अल्फा, वार्म द इनकमिंग एयर। वार्म करना इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है, ऑल्दो ये वार्म करता है एयर को, मगर इसका प्राइमरी फंक्शन नहीं है। फिल्टर डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर, नहीं। फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड एयर, यस। ये क्या करता है? फैसिलिटेट करता है गैस एक्सचेंज को बिटवीन ब्लड एंड एयर। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन द रिडक्शन ऑफ द thoracic cavity volume is mainly due to contraction of external interdiaphragm, relaxation of the diaphragm, expansion of the alveoli, increase atmospheric pressure। देखो मेनली का वर्ड आ गया यहाँ पे, कहाँ है मेनली? मैंने बताया था कि ज्यादातर जो एक्सपायरेशन होती है वो पैसिव प्रोसेस होती है एक्सपायरेशन, और उसमें किसी भी चीज की भी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही होती है, बल्कि किसकी? डायफ्राम की रिलैक्सेशन हो रही होती है। हाँ, जब फोर्स एक्सपायरेशन करते हैं, कफिंग या फिर स्नीजिंग, खांसते वक्त और छींकते वक्त, तब क्या इस्तेमाल होते हैं? हमारे एक्सपायरेटरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वरना कोई किसी मसल की कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती है। मेनली एक्सपायरेशन इज द पैसिव प्रोसेस, यानी सिर्फ रिलैक्सेशन होती है एक्सपायरेशन में। तो क्या आंसर हो जाएगा? रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, बीटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही है। हाँ पूछो, क्या हुआ? पीछे करो। एक्सपायरेशन में रिडक्शन होती है थोरेसिक कैविटी की। देखो लंग हमारे पास एक स्पंजी स्ट्रक्चर है। लंग क्या है हमारे पास? एक स्पंजी स्ट्रक्चर। लंग एक स्पंजी स्ट्रक्चर है, सही है। ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि थोरेसिक कैविटी इसके ऊपर प्रेशर लगा के इसको छोटा किया हुआ है। जब थोरेसिक कैविटी बड़ी होगी तो लंग बड़ा हो जाएगा। लंग बड़ा होने का क्या मतलब है? इंस्पायरेशन। क्या मतलब है? इंस्पायरेशन। और जब थोरेसिक कैविटी छोटी होगी, यानी थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होगा, रिड्यूस होगा, तो क्या होगी? एक्सपायरेशन होगी। तो एक्सपायरेशन के दौरान क्या होती है? रिडक्शन इन थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम। थोरेसिक कैविटी का जो वॉल्यूम होता है छोटा होता है, जिसकी वजह से लंग छोटा होता है और एयर बाहर मूव करती है। क्लियर है? Which of the following structure is not part of the upper respiratory tract? Alpha trachea, beta pharynx, Charlie nose और delta nasal cavity। तो ये तीनों जो है, ये तीनों किसके अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के पार्ट है? मगर अल्फा ट्रैकिया लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक का पार्ट है। तो अल्फा करेक्ट आंसर हो गया उसका। द प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन प्राइमरली इन्वॉल्व्स रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम। अल्फा रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम, नहीं, गलत। बीटा है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, सही। नहीं, गलत, क्योंकि एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। एक्सपेंशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी, हाँ ये सही है। चार्ली सही हो सकता है। डेल्टा देखो, डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द एल्विलाई, नहीं, इंक्रीज होगा इनहेलेशन के दौरान। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? एक्सपेंशन ऑफ द थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? इनहेलेशन होगा। थोरेसिक कैविटी रिड्यूस होगी तो उसकी वजह से क्या होगा? एक्सहेलेशन होगा। In which respiratory volume category does the air remaining in the lungs after minimal expiration fall? अच्छा, इसमें से कौन सी ऐसी वॉल्यूम है जो कि लंग की एक्सपायरेशन के बाद भी उसके अंदर मौजूद होती है? तो कौन सी है? रेजिडुअल वॉल्यूम, सही है। तो चार्ली हो गया रेजिडुअल वॉल्यूम करेक्ट। मैक्सिमल एक्सपायरेशन कह रहे हैं, मतलब मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद ये भी नहीं रहता है। हाँ, एक्सपायरिटी का वॉल्यूम भी नहीं रहता है। तो क्या बच गया? सिर्फ रेजिडुअल वॉल्यूम बच गया। मैक्सिमम एक्सपायरेशन का मतलब है सारी एक्सपायरेशन हो गई, जितनी हो सकती थी हो गई। व्हाट इज द फिजियोलॉजिकल बेसिस फॉर द वेरिएशन इन लंग वॉल्यूम्स मेजरमेंट अमंग इंडिविजुअल्स? अल्फा बॉडी टेम्परेचर, बीटा एज, सेक्स एंड फिजिकल कंडीशन, चार्ली एयर प्रेशर, डेल्टा डाइट। क्या होगा? बीटा एज, सेक्स एंड फिजिकल कंडीशन। Which type of the breathing is characterized by a decrease in the pressure within the thoracic cavity relative to the external atmospheric pressure? अच्छा, कौन सी ऐसी ब्रीथिंग होती है जिसमें थोरेसिक कैविटी का प्रेशर डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से
मतलब एक्सटर्नल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की निस्बत थोरेसिक कैविटी का प्रेशर डिक्रीज होता है, जिसकी वजह से प्रेशर कब डिक्रीज होता है, वॉल्यूम इंक्रीज होता है। वॉल्यूम इंक्रीज होता है, लंग का प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, इसकी वजह से एयर अंदर आती है। तो ये कौन सी ब्रीथिंग है, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव। तो दिस इज नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग, तो बीटा हो जाएगा करेक्ट आंसर। What factor primarily drives the diffusion of oxygen from the alveoli into the blood? कौन सा प्रोसेस है जो कि डिफ्यूजन ऑक्सीजन को करवाता है एल्विलाई से ब्लड में? अल्फा, बीटा, चार्ली, डेल्टा। अल्फा है ऑक्सीजन कंजम्पशन ऑफ द सेल, बीटा है इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, चार्ली है डिक्रीज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और डेल्टा है हाई टेम्परेचर ऑफ एल्विलर एयर। तो यस, समझाता हूं इसको मैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट फैक्टर प्राइमरीली ड्राइव्स द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्विलाई टू ब्लड। देखो ये रहा एल्विलाई और ये रही ब्लड वेसल्स। अच्छा, पूछा जा रहा है कौन सा फैक्टर है जो एल्विलाई से ऑक्सीजन को ब्लड वेसल में भेजता है। ये फैक्टर है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। फैक्टर ये चीज है, फैक्टर ये है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत लो होती है ब्लड में, जबकि एल्विलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत हाई होती है, और ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है। और ब्लड में लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन क्यों होती है? क्योंकि जितने भी ब्लड में जितने भी ऑक्सीजन होते हैं उनको सेल कंज्यूम कर लेते हैं, इसलिए ब्लड में ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम हो जाती है और एल्विलाई में ज्यादा हो जाती है। और इस कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से क्या होता है, वो मूव करके अंदर आता है। आगे बात समझ में? ये वाला एमसीक्यूज देखो। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द म्यूकोजल लाइनिंग इन द नेजल कैविटी इज टू facilitate gas exchange, warm and humidify the incoming air, protect the lung from pathogens, filter and trap airborne particles। देखो somewhat ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, मगर ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर क्या है? म्यूकोजल लाइनिंग क्या करती है? ट्रैप कर लेती है एयरबॉर्न पार्टिकल्स को। तो ज्यादा अप्रोप्रिएट क्या है? डेल्टा है। हाँ, वो भी ट्रैप करते हैं, ये भी म्यूकोजल लाइनिंग भी क्या करती है? ट्रैप करती है। बताया था म्यूकोजा फाइन डस्ट पार्टिकल को और बैक्टीरिया को ट्रैप करते हैं, जबकि हेयर क्या करती है? लार्ज डस्ट पार्टिकल को ट्रैप करती है। बैक्टीरिया को कौन ट्रैप करते हैं? एयरबॉर्न पार्टिकल्स को म्यूकोजा। इन विच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज द वॉइस बॉक्स लोकेटेड? लैरिंक्स। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? The volume of air that can be forcibly exhaled after normal expiration is called। अब याद करो, एक्साइटी इज द वॉल्यूम। हमारे लंग में रेजिडुअल वॉल्यूम को तो हम कभी एक्सपायर नहीं कर सकते। रेजिडुअल वॉल्यूम के बाद प्रेजेंट होती है एक्सपायरी इज द वॉल्यूम, जिसको अगर हम चाहें तो एक्सपायर कर सकते हैं नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद। जिस तरह मैंने नॉर्मल एक्सपायरेशन की और इसके बाद करके मैं और ज्यादा एयर को एक्सपायर कर सकता हूँ। ये कौन सी वॉल्यूम है? एक्सपायरेटी वॉल्यूम। तो बीटा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। Which of the following condition would most likely lead to a decrease in the efficiency of gas exchange in the alveoli? कौन सी कंडीशन है जो गैस एक्सचेंज को कम कर देगी? इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ एल्विलाई, ये तो बढ़ाएगा, तो ये नहीं हो सकता। बीटा देखो, इंक्रीज मॉइस्चर ऑन द एल्विलर सरफेस, ये भी बढ़ाएगा। थिकनिंग ऑफ द एल्विलर मेम्ब्रेन, ये क्या करेगी? ये डिफ्यूजन को डिक्रीज कर देगी। सही है, तो चार्ली हो जाएगा हमारे पास। ड्यूरिंग हैवी फिजिकल exertion the breathing rate increases primarily due to heavy physical exercise में breathing rate बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? अल्फा है इंक्रीज ब्लड ऑक्सीजन लेवल, बीटा है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, चार्ली है डिक्रीज ब्लड पीएच लेवल, डेल्टा है इंक्रीज एल्वियुलर प्रेशर। तो क्या आंसर होगा? बीटा इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड लेवल। देखो जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं हमारे सेल्स बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं और उसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। उस एनर्जी प्रोडक्शन के नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में एक्यूमुलेट होने लगता है, जिसकी वजह से एओर्टिक और कैरोटिड बॉडीज उसको सेंस करती हैं और हमारी ब्रीथिंग रेट को इंक्रीज कर देती हैं। समझ में आई कोई बात? उसका पीएच के साथ बिल्कुल रिलेशन है, मगर इस लेवल में पीएच का रिलेशन समझने का फायदा नहीं। सही। What is the role of the diaphragm during inspiration? इंस्पायरेशन में डायफ्राम क्या करती है? कॉन्ट्रैक्ट करती है। और क्या कॉन्ट्रैक्ट करने से डायफ्राम क्या हो जाता है? ये डायफ्राम होता है, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद क्या हो जाता है? लेस जोम शेप हो जाता है, इसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इट डिक्रीज द थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम, नहीं, गलत हो गया ये। बी देखो, इट इंक्रीज द थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम, हाँ बिल्कुल ये सही हो गया।
रुक जाओ, बीटा करो भाई, पीछे करो, क्या कह रही हो? हाँ, कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेस जोन शेप का बनता है। इंस्पायरेशन भूल गई? भूल गई इंस्पायरेशन? याद आया? ये बताऊं, आगे कर दो। Which structure in the respiratory system is responsible for protecting the trachea from foreign particle? कौन सा स्ट्रक्चर रिस्पायरेटरी सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रैकिया को फॉरेन पार्टिकल से? क्या चीज? क्या चीज? एक मिनट रुक जाओ। Which structure in the respiratory system is responsible for protecting the trachea from foreign particles? ये होगा एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस होगा ना, बिल्कुल। लैरिंग्स की ओपनिंग को कहते हैं ग्लोटिस, और उसके ऊपर एक स्लैब लाइक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लोटिस। अब ट्रैकिया में कोई फॉरेन पार्टिकल ना आ जाए, इसको कौन प्रिवेंट करता है? एपिग्लोटिस। सही, तो क्या आंसर हो जाएगा? अल्फा एपिग्लोटिस। फॉरेन पार्टिकल से मुराद, अच्छा फूड पार्टिकल भी बिल्कुल फॉरेन पार्टिकल हो सकते हैं, बैक्टीरिया या फूड पार्टिकल दोनों हो सकते हैं, मगर यहाँ पे जो मुराद है, यहाँ पे फूड पार्टिकल से मुराद है। सही है। द टर्म टाइडल वॉल्यूम रिफर्स टू, the term tidal volume refers to the volume of air exchange during heavy breathing। सही है। the term tidal volume refers to, अच्छा ये क्वेश्चन है और ये यहाँ ऑप्शन है, the volume of air exchange during a heavy breath। नहीं, heavy breath में tidal volume exhale inhale नहीं होते, बल्कि क्या exhale होते हैं? पूरा vital capacity exhale होता है। चार्ली, the volume of, sorry बीटा, the volume of air inhaled after normal inhalation, हाँ कह सकते हैं tidal volume को कि नॉर्मल इंस्पायरेशन में जो एयर इनहेल हुई है, तो अल्फा क्या, बीटा क्या हो गया? करेक्ट। द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड आफ्टर डीप ब्रेथ, नहीं। द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स, नहीं, ये तो रेजिडुअल वॉल्यूम हो गया। सही, ये देखो एक सबका बता देता हूं मैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर लेफ्ट इन द लंग्स आफ्टर फोर्स एक्सपायरेशन, मैक्सिमम एक्सपायरेशन के बाद, फोर्स एक्सपायरेशन के बाद जो एयर का वॉल्यूम बच जाता है लंग्स में, वो क्या होता है? रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम। देखो जब हम मैक्सिमम एक्सपायरेशन कर देते हैं तो एक्सपायरी द वॉल्यूम को हमने क्या कर दिया? एक्सहेल कर दिया। अब क्या बच गया? रेजिडुअल वॉल्यूम। तो फोर्स एक्सपायरेशन के बाद कौन सा वॉल्यूम बढ़ जाता है? रेजिडुअल वॉल्यूम। द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सहेल्ड आफ्टर डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ के बाद, डीप ब्रेथ में, अच्छा कौन सा एयर एक्सहेल होता है डीप ब्रेथ में? एक्सपायरी द वॉल्यूम, बिल्कुल। द वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल्ड आफ्टर नॉर्मल इनहेलेशन इज दिस टाइडल वॉल्यूम। सही है। एंड द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज ड्यूरिंग अ हैवी ब्रीथ, एक्सचेंज जो होता है हैवी ब्रीथ के दौरान, वो क्या होता है? वाइटल कैपेसिटी। यस, क्या चीज? डीप ब्रेथ इनहेल करें तब भी वो, अच्छा जब हम डीप ब्रेथ को इनहेल करें, देखो डीप ब्रेथ हम इनहेल उस वक्त करते हैं जब हम सारी ब्रेथ को बाहर निकाल दें। हमने पूरी ब्रेथ को बाहर निकाल दिया, फिर अब जब हम इनहेल करेंगे तो हम इनहेल करेंगे पहले एक्सपायरी द वॉल्यूम को, इसको हमने बाहर निकाल दिया था, फिर टाइडल वॉल्यूम को, फिर इंस्पायरी द वॉल्यूम को, और तीनों को मिला के क्या कहते हैं? वाइटल कैपेसिटी। तो इसलिए हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। एक्सचेंज का भी वर्ड आए तो वाइटल कैपेसिटी, इनहेल का वर्ड है तब भी, एक्सहेल का वर्ड है तब भी। आगे बात समझ में? Which inspirating volume is the sum of tidal volume, inspirating the volume, and exspirating the volume? क्या होगा? अभी पढ़ा था वाइटल कैपेसिटी, ये सी ऑप्शन है। सही है, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द ब्लड एंड द एल्विलाई अकर्स ड्यू टू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। नहीं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती। बल्क फ्लो प्रोसेस, नहीं। डिफ्यूजन ड्रिवन बाय कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, बिल्कुल। और डेल्टा ऑस्मोसिस, नहीं, ऑस्मोसिस तो वाटर को कहते हैं, वाटर की डिफ्यूजन को ऑस्मोसिस कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? चार्ली। ये देखो, द प्राइमरी ड्राइवर फॉर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डिटेक्टेड बाय baroreceptors in the aorta, chemoreceptor in the carotid arteries, proprioceptors in the muscles, and thermoreceptor in the HCl। तो chemoreceptors in the carotid arteries, सही, जिनको हम क्या बोलते हैं? कैरोटिड बॉडीज। और ये कैरोटिड बॉडीज किस चीज को सेंस करती हैं? कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, एओर्टिक बॉडीज भी होती है, मगर यहाँ पे अगर लिखा होता कीमोरिसेप्टर्स, कीमोरिसेप्टर्स, तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि ये एओर्टिक बॉडी है, मगर यहाँ पे कीमोरिसेप्टर नहीं लिखा हुआ है, बैरोरिसेप्टर लिखा हुआ है, तो इसलिए हम इसको एओर्टिक बॉडी नहीं कहेंगे और ये आंसर नहीं होगा। तो क्या आंसर हो जाएगा?
In which part of the respiratory system air first filtered and humidified? Alveoli, trachea, nasal cavity, pharynx. Nasal cavity सबसे पहले एयर फिल्टर होती है और ह्यूमिडिफाइड होती है किसमें? नेजल कैविटी में। उसके बाद बाकी जगह पे होती है। सही है, तो चार्ली हो जाएगा करेक्ट आंसर। What is the significance of the C-shaped cartilage rings in the trachea? To facilitate gas exchange? नहीं। To prevent tracheal collapse? Yes। ट्रेकियल कोलैप्स को प्रिवेंट करने के लिए। Which of the following gases is most commonly transported in the blood as bicarbonate? बताओ। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट होती है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट ट्रांसपोर्ट होती है। 70%। What changes occurs in the thoracic cavity during expiration? एक्सपायरेशन के दौरान क्या होता है? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम कम होता है, जिसकी वजह से लंग के ऊपर प्रेशर लगता है और लंग का प्रेशर वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर बढ़ जाता है और एयर लंग के अंदर से बाहर मूव करती है। तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो जाता है? कम हो जाता है। या फिर इस तरह भी देख सकते हो, ये देखो, जब मैं इंस्पायरेशन कर रहा हूँ थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो रहा है? बड़ा हो रहा है। और मैं एक्सपायरेशन करूंगा तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम क्या हो गया? कम हो गया, डिक्रीज हो गया। तो क्या होगा? ये डिक्रीज इन वॉल्यूम, बीटा। The relaxation of which muscles contribute to the increase in thoracic volume during inhalation? अच्छा, इनहेलेशन के दौरान कौन सा मसल्स रिलैक्स करता है तो उसकी वजह से क्या होता है? थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। तो कौन सा मसल रिलैक्स करता है? बिल्कुल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम डिक्रीज होता है। और जब बढ़ता कब है? जब ये रिलैक्स करता है। सही, हर वक्त रिलैक्स कर रहा होता है, फिर जब इसको कॉन्ट्रैक्ट करना होता है कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। तो जब ये एक्सपेंड हो रहा होता है तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है। एब्डोमिनल मसल्स को छोड़ दो, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। तो कौन रिलैक्स कर रहा होगा? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। दोबारा से बताऊं? अच्छा, यहां पे पूछा जाए रिलैक्सेशन ऑफ व्हिच मसल कंट्रीब्यूट्स टू द इंक्रीज इन थोरेसिक वॉल्यूम ड्यूरिंग इनहेलेशन। कौन सा मसल रिलैक्स करता है तो उसकी वजह से थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करता है। देखो, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज कब करता है? इनहेलेशन के दौरान। और इनहेलेशन के दौरान डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों हो गया, ये तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। ये दोनों क्या करते हैं? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। रिलैक्स कौन सा करेगा? जो बच गया, अल्फा इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स इंस्पायरेशन के दौरान। अच्छा, हाउ इज द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेशन टिपिकली कैटेगराइज? क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम, मैक्सिमल एक्सपायरेशन, फोर्स एक्सपायरेशन या मैक्सिमल एक्सपायरेशन एक ही बात है। उसके बाद जो वॉल्यूम ऑफ एयर बच जाता है लंग्स में उसको हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। आगे करो। अच्छा, ये द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज डिफाइंड एज अ सम ऑफ विच टू रिस्पायरेटरी वॉल्यूम। अच्छा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले रेजिडुअल कैपेसिटी बताया तुम लोगों को, वही क्या है? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। एक ही बात है दोनों की। सही, तो इसमें कौन सी दो चीज होती है? और रेजिडुअल वॉल्यूम। सही है, रेजिडुअल वॉल्यूम। इसको फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देखो, रेजिडुअल वॉल्यूम किसको कहते हैं? जो लंग में हर सूरत बचा रहता है, कुछ भी कर लो, जितनी भी एक्सपायरेशन कर लो, वो वॉल्यूम हम एक्सपायर नहीं कर सकते, उसको हम क्या कहते हैं? रेजिडुअल वॉल्यूम। अब हम यूजुअली टाइडल वॉल्यूम में एक्सेल कर रहे होते हैं, एक्सपायरेटरी द वॉल्यूम और रेजिडुअल वॉल्यूम को छोड़ देते हैं। तो फंक्शनली अगर देखें तो पूरा एक्सपायरेटरी द वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम दोनों क्या होता है? दोनों लंग में पड़ा रहता है। सही है, तो इसलिए हम उसको क्या नाम दे देते हैं? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कौन सी दो वॉल्यूम आएगी इसमें? टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी द वॉल्यूम नहीं, एक्सपायरेटरी द वॉल्यूम एंड रेजिडुअल वॉल्यूम। यस, तो बीटा हो जाएगा करेक्ट आंसर। In the context of the respiratory system, what does the term vital capacity refer to? The total volume of the air in the lungs after maximum inspiration? नहीं, ये तो रेजिडुअल वॉल्यूम बच गया। अच्छा, इस क्वेश्चन देखो, ये देखो, द टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल इंस्पायरेशन। अच्छा, मैक्सिमल इंस्पायरेशन के बाद जब हम पूरी तरीके से इंस्पायर कर ले, यानी इंस्पायरेटरी द वॉल्यूम को इंस्पायर कर ले, तो जो वॉल्यूम ऑफ एयर लंग के अंदर होगा वो होगा टोटल लंग कैपेसिटी। सही है। अच्छा, बीटा देखो, द वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेशन। नहीं, जब हम मैक्सिमल एक्सपायरेशन कर देंगे, मतलब सारी गैसेस को निकाल देंगे, तो क्या बच जाएगा? रेजिडुअल वॉल्यूम।
सही है। चार्ली देखो, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर डेट कैन बी एक्सेल्ड आफ्टर मैक्सिमल इनहेलेशन। बिल्कुल ये हो सकता है, बिल्कुल ये हो सकता है। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड आफ्टर मैक्सिमल इनहेलेशन, मतलब हमने कर ली मैक्सिमल इनहेलेशन। क्या कर ली? मैक्सिमल इनहेलेशन, मतलब सारे वॉल्यूम्स को इनहेल कर लिया, पूरे लंग को पूरी तरीके से भर दिया। मैक्सिमम इनहेलेशन के बाद पूरी टोटल लंग कैपेसिटी लंग के अंदर आ गई। अब जब हम जितनी एक्सपायरेशन कर सकते हैं, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सेल्ड आफ्टर मैक्सिमल इनहेलेशन, यानी मैक्सिमम इनहेलेशन करने के बाद हम जितनी एयर को एक्सहेल कर सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वाइटल कैपेसिटी। हम सारी एयर को एक्सहेल कर सकते हैं। हम पहले इंस्पायरेशन ऑफ वॉल्यूम को भी कर सकते हैं, टाइडल वॉल्यूम को भी कर सकते हैं, और एक्सपायरेशन ऑफ वॉल्यूम को भी कर सकते हैं। आगे बात समझ में क्लियर है? तो क्या आंसर हो जाएगा? चलिए डेल्टा देख लेते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर मैक्सिमल एक्सपायरेशन। मैक्सिमल एक्सपायरेशन के बाद यही हो गई रेजिडुअल वॉल्यूम। सही है, चलो विच फैक्टर इज लीस्ट लाइकली टू इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ब्रीथिंग? क्या चीज? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बिल्कुल, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाए कम हो जाए हमारी रेट ऑफ ब्रीथिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी से फर्क पड़ता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल से ही फर्क पड़ता है। ऑक्सीजन के लेवल से किससे पड़ता है? फिर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो ऑटोमेटिकली कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सही, समझ आगे बात? तो चार्ली क्या हो जाएगा? हाउ डज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अफेक्ट द रेट ऑफ रिस्पायरेशन? हायर कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज रिस्पायरेटरी रेट। नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा निकालने की जरूरत होगी, उसको निकालने के लिए एक्सपायरी रेट को क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा। हाँ, इंक्रीज करना होगा। सही है, तो अल्फा क्या हो गया? रॉन्ग। बीटा, हायर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। यस, बीटा क्या हो गया? करेक्ट। सही, लोअर कार्बन डाइऑक्साइड लेवल, दोनों गलत है। समझाऊं या नहीं? आगे बढ़ा दो। The process by which oxygen is transported from the lungs to the body cells involves binding to myoglobin। नहीं, myoglobin से श्योर होता है बाइंड होने से। बीटा, डिसॉल्व इन ब्लड प्लाज्मा। हाँ होता है, मगर ये मैक्सिमम नहीं होता है ना, तो अगर हमें कोई ऐसा ही आंसर नहीं मिला तो ये लगा देंगे। पहले देख लेते हैं। चार्ली, बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। हाँ, ड्रग से मैक्सिमम 97% कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन। और 3% कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? डिसॉल्व इन प्लाज्मा। तो हम द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम ह्यूमिडिफाइंग कैपेबिलिटी इज टू इंक्रीज द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एयर। नहीं, ह्यूमिडिफाइंग रेस्पिरेटरी सिस्टम की ह्यूमिडिफाइंग सिस्टम का मतलब क्या है? ह्यूमिडिफाइंग कैपेबिलिटी का मतलब क्या है? कि मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो कैपेबिलिटी है टू इंक्रीज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द एयर, इसका क्या फंक्शन है? सही है, इंक्रीज द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एयर। नहीं, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ाते हैं। बी, प्रिवेंट पैथोजन एंट्री इनटू द लंग। नहीं, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। चार्ली देखो, मेंटेन ऑप्टिमल मॉइस्चर लेवल्स इन द अल्विलाई। हाँ, ये हो सकता है। चार्ली, डेल्टा, इनहांस द रेट ऑफ गैस डिफ्यूजन। ये होगा करेक्ट आंसर। जितनी ज्यादा मॉइस्चर ज्यादा होगी उतना ज्यादा रेट ऑफ गैस डिफ्यूजन ज्यादा होगा। तो डेल्टा क्या होगा? ये देखो, विच कंपोनेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज प्राइमरी इन्वॉल्व इन वॉइस प्रोडक्शन? लैरिंक्स, क्योंकि इसमें वॉइस बॉक्स होता है। ऐसी है। व्हाट हैपेंस टू द एल्वुलर प्रेशर ड्यूरिंग इनहेलेशन? एल्वुलर प्रेशर क्या होता है इनहेलेशन के दौरान? डिक्रीज होता है, जब भी तो नेगेटिव प्रेशर जनरेट होता है एल्वुलाई में और लंग एयर एटमॉस्फेयर से अंदर आती है, यानी हायर प्रेशर वाले रीजन से लोअर प्रेशर वाले रीजन पे आती है, तो क्या होता है? इट डिक्रीजेस। In the process of internal respiration, oxygen is primarily absorbed by the lungs, utilized by cells for metabolic process, transport to the alveoli, dissolve in blood plasma। क्या होगा internal respiration? बीटा, utilized by cells for metabolic processes। सही, internal respiration ही को हम cellular respiration भी कहते हैं। जो समझ में ना आए पूछ लेना। आगे बढ़ाओ। Which volume represents the maximum amount of air that can be inspired after normal inspiration? अच्छा, कौन सा वॉल्यूम है जो कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड?
अच्छा, जो नॉर्मल इंस्पायरेशन मैंने कर ली, अब मैं मजीद इंस्पायरेशन करना चाहता हूँ, मैंने मजीद इंस्पायरेशन कर ली, तो कौन सा ऐसा वॉल्यूम है जो मजीद इंस्पायरेशन को अलाउ करता है? इंस्पायरेशन का वॉल्यूम 40 में मौजूद है, तो क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर 40। एक्सचेंज होगा कैसे? वो टाइडल वॉल्यूम, वो टाइडल होगा बिल्कुल। The volume of air that is forcibly exhaled after normal expiration is termed as, मैंने नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दी, उसके बाद मैं और एक्सपायरेशन कर सकता हूं मजीद। ये कौन सी एक्सपायरेशन है? एक्सपायरिटी इज द वॉल्यूम, एक्सपायरिटी इज द वॉल्यूम। समझ में आ गई बात? व्हाट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सरफेक्टेंट इन द एल्विलाई? टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल, करता है मगर प्राइमरी फंक्शन नहीं। टू प्रिवेंट एल्वियुलर कोलैप्स, यस, बीटा करेक्ट आंसर हो सकता है। चार्ली, टू इंक्रीज गैस डिफ्यूजन, यस, गैस डिफ्यूजन को भी इंक्रीज करता है। टू इनहांस लंग इलास्टिसिटी, लंग इलास्टिसिटी को भी इंक्रीज करता है। अब बीटा भी करेक्ट आंसर है, चार्ली भी करेक्ट आंसर है। क्या लगता है क्या होगा? बीटा। देखो सरफेक्टेंट के अंदर जो सरफेस टेंशन होती है, वो सरफेस टेंशन क्या कर रही होती है? अल्विलाई को कोलैप्स होने से रोकती है। समझ आ गई बात? तो बीटा हो जाएगा करेक्ट आंसर। The main site for gas exchange between air and the blood of lungs is, ये भी क्वेश्चन देने से पहले मैंने बहुत बार सोचा मगर फिर मैंने दे दिया, और फिर देखो अब अंजाम। एल्विलाई, सही है। हाउ इज द ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड प्रीडोमिनेंटली? कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? बाउंड टू हीमोग्लोबिन। यही बहुत मुश्किल था। ड्यूरिंग विच स्पाइटी फेज इज द थोरेसिक कैविटी वॉल्यूम एट इट्स मैक्सिमम? इंस्पायरेशन। देखो इसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं ना, हमारे पास सामने, वैसे तो फोर्स इंस्पायरेशन होना चाहिए था मगर हमारे पास सामने उल्टा आते हैं। फोर्स एक्सपायरेशन के बाद तो सबसे कम हो जाएगा लंग का वॉल्यूम, सही है। रेस्टिंग स्टेज में एवरेज होगा, इंस्पायरेशन के बाद मैक्सिमम हो जाएगा, एक्सपायरेशन के बाद कम हो जाएगा। तो अभी इसमें सबसे अच्छा कौन सा ऑप्शन है? इंस्पायरेशन। आगे करो। Which of the following is not a characteristic of the respiratory surface? Moist, thin, large surface area, rigid। rigid नहीं है। आगे करो। The primary stimulus for involuntary breathing control is decreased blood oxygen level, increased blood carbon dioxide level, increased blood pH level, decreased lung volume। बीटा, हमेशा हमारे पास जो एरोटिक और कैरोटिड बॉडीज है वो किसको सेंस करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन को सेंस करती है। मैंने बताया था लेक्चर में, सही। तो क्या हो जाएगा? ये बीटा करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which component of the respiratory system is responsible for separating the thoracic cavity from the abdominal cavity? Diaphragm। डायफ्राम सेपरेट करता है thoracic cavity को abdominal cavity से। The main function of the trachea is in the respiratory system is to facilitate gas exchange, नहीं, warm the inhaled air, नहीं, provide a clear airway to the lungs, नहीं, provide a clear airway to the lungs, yes। ये सिर्फ एक पैसेज वे है ट्रैकिया, और कुछ नहीं है, सही। ट्रैप करता है डस्ट पार्टिकल को मगर मेन फंक्शन पूछा जाता है, सही है। मेन फंक्शन है कि पैसेज वे प्रोवाइड करता है, एसेसरी फंक्शन है कि बैक्टीरिया वगैरह को ट्रैप कर लेता है। तो चार्ली हो जाएगा करेक्ट आंसर। The mechanism by which carbon dioxide is primarily transported in the blood is as dissolved in carbon dioxide in plasma, ये तो 23% होता है। बाउंड टू हीमोग्लोबिन कितना परसेंट होता है? 7। अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, 7% और 23% डिसॉल्व होके होते हैं। एज बाइकार्बोनेट आयन 70%। तो आंसर क्या होगा हमारा? अच्छा कार्बोनिक एसिड हो सकता है, H2 और CO2 मिलते हैं तो कार्बोनिक एसिड ही बनता है, फिर क्यों नहीं हो सकता है? हाँ तो हाँ, जो ट्रांसपोर्ट होता है ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? चार्ली बाइकार्बोनेट। Which respiratory volume measurement is used to evaluate the functional residual capacity of the lungs? अच्छा कौन से रेस्पिरेटरी वॉल्यूम की मेजरमेंट की जाती है ये पता लगाने की क्या फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है लंग्स की? कौन सी? देखो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी
फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में दो वॉल्यूम होती है, एक होता है एक्सपायरिटी ऑफ वॉल्यूम और दूसरा टाइडल कहां से रेजिडुअल वॉल्यूम। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी की बात कर रहे हैं, सही है। तो टाइडल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, सही है। अब रेजिडुअल वॉल्यूम को कभी हम मेजर कर सकते हैं? नहीं मेजर कर सकते हैं, क्योंकि वो उस वॉल्यूम को हम मेजर कर सकते हैं जो लंग से बाहर आ सकती है, अंदर जा सकती है। तो इसको तो हम मेजर कर नहीं सकते, तो कैसे मेजर करेंगे? एक्सपायरिटी ऑफ वॉल्यूम को मेजर करके। रेजिडुअल वॉल्यूम को हमने एक फिक्स ले लिया है कि 1000 ml है, सही है। इसको हम मेजर नहीं करते हैं, हम मेजर किसको करते हैं? एक्सपायरिटी ऑफ वॉल्यूम को मेजर करते हैं। समझ आ गई बात? तो कैसे मेजर, कैसे इवैल्यूएट करेंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी को? एक्सपायरिटी ऑफ वॉल्यूम से। रेजिडुअल वॉल्यूम तो हमारे पास फिक्स है कि इसको हम मेजर नहीं कर सकते, ये ना अंदर जाती है ना बाहर आती है, कैसे मेजर करेंगे इसको? तो इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, सही। तो ये हमारे पास फिक्स है, तो कैसे पता चलाएंगे फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का? एक्सपायरिटी ऑफ वॉल्यूम। आगे बात समझ में? आगे during vigorous exercise the demand for oxygen increases primarily due to, सही है। बहुत खतरनाक एक्सरसाइज के बाद, सही है, बहुत खतरनाक एक्सरसाइज के बाद ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि सेलुलर एक्सप्रेशन बढ़ जाती है, एनर्जी की सिंथेसिस बढ़ जाती है, बिल्कुल। what is the role of chemoreceptors in the regulating breathing rate? to monitor blood pressure? नहीं, blood pressure नहीं, to detect changes in blood carbon dioxide, yes, बीटा, blood carbon dioxide लेवल को। और ये कीमोरिसेप्टर्स का नाम क्या होता है हमारी बॉडी में? एओटिक बॉडीज एंड